हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑडियो चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी 12th लेवल के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार एसएससी के एग्जाम में साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों हमारे कुछ फिजिक्स के, कुछ बायोलॉजी के और कुछ केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। और इस वीडियो को हम पूरे डिटेल्स डिस्कशन पे हम बात करेंगे और हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन को हम 4 ऑप्शन में बात करेंगे। पूरे मतलब उसको वीडियो को हम पूरे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और जो आपको बिहार एसएससी में तैयारी करने की बेहतर मौका मिल सके। दोस्तों, तो हम अपने साइंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? तो दोस्तों, पहले इसके हम सही उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18वां या शून्य समूह। 18वां या शून्य समूह जो होता है दोस्तों, वो निष्क्रिय गैस समूह होता है। अब बात करते हैं निष्क्रिय गैस कैसा होता है। तो दोस्तों, यह जो होता है हमारा 18वां समूह, ये हमारा कैसा गैस होता है? ये हमारा अक्रियशील गैस होता है। अक्रियशील गैसेज होती है। मतलब निष्क्रिय गैस समूह में अक्रियशील गैस पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हैलोजन समूह। तो दोस्तों, हैलोजन समूह के अंतर्गत जो होता है हमारे सारे गैस कैसा होता है दोस्तों? हैलोजन समूह के अंतर्गत हमारे सारे गैस रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? रंगीन होते हैं। हैलोजन समूह के अंतर्गत सारे गैस रंगीन होते हैं। कैसे? तो रंगीन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हैलोजन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, हैलोजन का जो अर्थ होता है हमारा क्या होता है? हैलोजन का अर्थ होता है लवण उत्पाद। क्या होता है? लवण उत्पाद। लवण उत्पाद। हैलोजन का अर्थ होता है हमारा लवण उत्पाद। ठीक है, अब हैलोजन गैस कहता होता है, तो हैलोजन गैस के अंतर्गत रंगीन गैस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हैलोजन गैस के अंतर्गत आते कौन कौन से गैस हैं। हैलोजन गैस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो एफ सी आई, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हमारा हो गया आई, ये सब हमारे हैलोजन समूह के अंतर्गत ये सारे गैस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन जो होता है, जो आयोडीन में उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं। आयोडीन में कैसे लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों? आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन में हमारे कैसे लक्षण? आयोडीन में उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं। आयोडीन के यौगिक पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग सामान्य नमक में किया जाता है। आयोडीन में हम पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग करते हैं। किसका? पोटेशियम आयोडाइड का सामान्य उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम को दोस्तों हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आंसर आपको पता चल गया, आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। अब बात करते हैं सोडियम। सोडियम कैसे धातु है? तो दोस्तों, सोडियम कैसे धातु है? तो सोडियम एक एकदम मुलायम धातु है। कैसे धातु है? एकदम मुलायम धातु है। दोस्तों, सोडियम को हम कहाँ संरक्षित रख सकते हैं? दोस्तों, सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में, कहाँ पे? तो दोस्तों, सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल मतलब किरोसिन, सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में संरक्षित रख सकते हैं और रखा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम कैसा धातु होता है? तो दोस्तों, सोडियम जो होता है हमारा ये एक क्षार धातु होता है। कैसा धातु होता है दोस्तों? क्षार धातु। सोडियम कैसा धातु होता है दोस्तों? सोडियम क्षार धातु होता है। और ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये आई वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा? आई ए वर्ग के अंतर्गत का ये तत्व है। का आई वर्ग का तत्व है। कौन सा? तो ये दोस्तों सोडियम हो गया, वो मुलायम धातु है। सोडियम जो हमारा कैसा है, इसको हम मिट्टी के तेल में संरक्षित रख सकते हैं या केरोसिन के तेल में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक क्षार धातु है और ये आय वर्ग के
तत्व है। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट इतनी जानकारी। और ये भी याद रखिए दोस्तों, सोडियम जो होता है हमारा अति क्रियाशील धातु होता है। कैसा धातु होता है दोस्तों? अति क्रियाशील। कैसा? अति क्रियाशील धातु। सोडियम जो होता है ये हमारा अति क्रियाशील धातु होता है। कैसा होता है? अति क्रियाशील, मतलब बहुत जल्दी इसमें आग लग सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम दोस्तों प्लेटिनियम। दोस्तों प्लेटिनियम को हम क्या बोलते हैं? प्लेटिनियम को दोस्तों हम सफेद सोना भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्लेटिनियम को सफेद सोना। क्या? सफेद सोना। दोस्तों प्लेटिनियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम जो होता है हमारा, एल्युमिनियम को हम Al लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, Al से एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडप जो होता है दोस्तों, अंडप। अंडप जो होता है वो फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ उसका फैक्ट्स बता देता हूँ। पुष्प एवं टंडल जो होता है, पुष्प एवं टंडल के द्वारा तने से संबंध होता है। पुष्प एवं टंडल का कहाँ संबंध होता है दोस्तों? तो उसका संबंध होता है हमारा तना से संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में जिक्र हुआ है फूल के बारे में, तो हम थोड़ा फूल के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले हम यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को जानकारी प्राप्त करते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो पुष्प के हमारे कितने भाग होते हैं? पुष्प के 3 भाग होते हैं। ठीक है, सॉरी, पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने? पुष्प जो होते हैं हमारे, पुष्प के जो होते हैं हमारे कितने? 4 भाग होते हैं। और पहला कौन सा होता है? पहला दोस्तों उसमें क्या होता है? पुष्प वाले में पहला होता है ब्राह्य दल पुंज। क्या होता है? ब्राह्य दल पुंज। ठीक है, दूसरा होता है हमारा दल पुंज। कौन सा? दल पुंज। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। पुमंग तीसरा होता है। चौथा होता है जयांग। ठीक, क्या होता है? पुष्प के ये 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बराहदल पुंज और दल पुंज और पुमंग और जयांग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों ये पुष्प केसर जो होता है ये नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है दोस्तों? पुष्प केसर जो होता है हमारा ये नर भाग होता है। और ये जयांग जो होता है हमारा फूल का मादा भाग होता है। कौन सा भाग? जयांग जो होता है हमारा मादा भाग होता है। और पुष्प केसर जो होता है हमारा वो फूल का नर भाग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में संरक्षित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों पहले इसका हम सही जवाब के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3, तीनों हमारे यहाँ पे सही है। और एक नंबर पढ़ते हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, ये बात सही है। ठीक है, अगला होगा दोस्तों, आपतन कोण जो होता है निर्गतन कोण के बराबर होता है। दोस्तों ये बात हमारा सही लिखा गया है। 3 नंबर देखते हैं, निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, यही बात सही है। दोस्तों हमारे यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपतन कोण के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और मार्ग में मुड़ जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार की घटना को हम अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है जब प्रकाश की किरण संघनन से विरल हो जाती है। दोस्तों जब प्रकाश की किरण हमारा संघनन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। कहां से भाग जाती है दोस्तों? अभिलंब से। अभिलंब से कहां भागती है? विलंब से वो दूर भाग जाती है। ठीक है, अगला है प्रकाश की किरणों में विरल से संघनन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण जो होती है हमारे विरल संघनन में जाती है तो कहां मुड़ जाती है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण
के संबंध में गलत है। तो निम्नलिखित में से क्या जो है हमारा ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत हीटर के प्रयोग में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये बात गलत लिखा गया। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन जो होता है वो विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। दोस्तों कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं दोस्तों? कार्बन के हमारे 3 अपरूप होते हैं। पहला होता है हीरा, पहला कौन सा अपरूप होता है? हीरा। दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ये हमारे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरीन की संरचना कैसी होती है। दोस्तों फ्लोरीन की संरचना जो होती है हमारे फुटबॉल की तरह होती है। कैसी होती है? इसकी संरचना जो होती है हमारे फ्लोरीन की संरचना जो होती है हमारे फुटबॉल की तरह होती है। कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, दोस्तों सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग हम सोलर प्लेट में क्या, सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग सोलर के प्लेट में किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का अयस्क कार्नेलाइट होता है। मैग्नीशियम के अयस्क को क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का अयस्क कार्नेलाइट होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन जो होती है। नाभिकीय संलयन, सूर्य में सूर्य ऊर्जा के उत्पादन के समय नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य जो होता है हमारा वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऊर्जा का दोस्तों सूर्य जो होता है हमारा ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। सूर्य दोस्तों क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों से खुलने का कारण होता है? रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना जो होता है वही खुलने का कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों लवण और जल जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। दोस्तों लवण और जल एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके वो H2 गैस देता है। कौन सा? H2 गैस देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे NHCl प्लस NaOH हमारा क्या देगा? NaCl प्लस H2O। यहाँ HCl क्या होगा दोस्तों? HCl हमारे यहाँ पे क्या है? HCl जो हो गया हमारा अम्ल है। NaOH क्या है? NaOH क्षार है, क्षारक है। ठीक है, NaCl क्या है? NaCl लवण हो गया। ठीक है, और H2O क्या हो गया? H2O हमारा यहाँ पे जल हो गया। ठीक है, तो अम्ल जो होता है H2 गैस देता है। ठीक है दोस्तों, क्षार के बारे में कुछ, सभी क्षार जो होते हैं दोस्तों हमारा क्या होता है? जो सभी सभी दोस्तों क्षार होते हैं हमारे कैसे होते हैं? वो भस्म होते हैं। दोस्तों सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म होते हैं, लेकिन सारे के सारे भस्म जो होते हैं, लेकिन सारे के सारे भस्म वो क्षार नहीं हो सकते। वो क्षार नहीं होते। वो क्या नहीं होते? क्षार नहीं होते, नहीं होते हैं।
सारे के सारे क्षार जो होते हैं वो हमारा भस्म होते हैं, लेकिन सारा भस्म हमारा क्षार नहीं होता है। ठीक है, यही बात आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों 54% जो होता है वो मानव रक्त में कोशिकीय अंश का 54% प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, प्लाज्मा ये हमारा कैसा होता है? तो ये हमारा प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का तत्व होता है। हल्के, ये कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तत्व होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तत्व होता है, ये हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, जल में 90% होता है, 7% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, और 0.9% लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों जब प्लाज्मा से फाइब्रोनिक्स नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो क्या बचता है उसमें? जब दोस्तों हम प्लाज्मा से फाइब्रोजेनिक नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो उसमें शेष प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? उस शेष प्लाज्मा को हम सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किण्वन निम्न में से किसका प्रकार है? किण्वन जो है वो निम्नलिखित में से किसका प्रकार प्रकार है? सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा बी, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन इसका प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। जब अशुद्धिया के कारण होता है द्रव क्वथनांक जो होता है क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दाब के बढ़ने से क्या होता है? दाब के बढ़ने से द्रव क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो उसका द्रव क्वथनांक जो होता है हमारा बढ़ जाता है, लेकिन जल का क्वथनांक सभी तापमानों पर क्या क्या होता है? तो दोस्तों जल का क्वथनांक हमारे सभी तापमानों पर क्या होता है? जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक सभी तापमानों पर बता देता हूं मैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस क्या बोलते हैं? 100 पे होता है। ठीक, अब बात करते हैं केल्विन कितना पे होता है दोस्तों? केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस 100 पे होता है। केल्विन होता है दोस्तों 373 पे। फ़ारेनहाइट कितने पे होता है दोस्तों? फ़ारेनहाइट जो होता है हमारा वो 212 पे होता है। ठीक है, और दोस्तों इतना ही, तीन ही। 0 डिग्री सेल्सियस 100 पे होता है, केल्विन 373, और फ़ारेनहाइट 212 पे होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेशर कुकर पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो प्रेशर कुकर दोस्तों प्रेशर कुकर पर जो होता है हमारे जल का क्वथनांक कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों 120 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों प्रेशर कुकर का आविष्कार जो किया था हमारा डेनिस पैपिन ने किया था। किसने? डेनिस डेनिस पैपिन किसने किया था दोस्तों? तो डेनिस पैपिन ने प्रेशर कुकर का आविष्कार किया था। कब किया था? तो दोस्तों 1679-80 790 में 1679 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों नायलॉन जो है हमारा यह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। यह मानव निर्मित प्रथम बहुसंश्लेषित रेशा होता है। यह जो होता है हमारा मानव मानव निर्मित प्रथम बहुसंश्लेषित रेशा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज आहार नाल में पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ग्लूकोज का समान सूत्र क्या होगा? तो ग्लूकोज का दोस्तों समान सूत्र C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है। यह दोस्तों यह कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होता है। कैसा ग्लूकोज कैसा होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? दोस्तों दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री अपकेंद्री बल। दूध को मथने से अलग करने का कारण है दोस्तों अपकेंद्री बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेंज इंफ्रारेड रेंज होता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1/3 भाग। कितना भाग होता है दोस्तों? 1/3 भाग जो होता है वो सूर्य का इंफ्रारेड रेंज भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इंफ्रारेड रेंज भाग की खोज किसने किया था दोस्तों? तो इसका खोज जो हमारा किसने किया था? विलियम हर्सेल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? विलियम हर्सेल। इसका खोज विलियम हर्सेल ने किया था, और कब किया था? तो 1800 ईस्वी में इसका खोज किया था। ठीक है दोस्तों, और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है दोस्तों? तरंग धैर्य इसका तरंग धैर्य जो होता है हमारा 7.8 गुने 10⁻⁻7 मीटर इसका तरंग धैर्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, तो सेल्सियस पैमाने में यह ताप कितना होगा? तो दोस्तों सेल्सियस पैमाने में यह ताप कितना होगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, -10 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा दोस्तों? -10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। दोस्तों फ़ारेनहाइट कितना दिया है हमारा? यहाँ पे दोस्तों फ़ारेनहाइट है जो हमारा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। ठीक है, यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों? सेल्सियस यहाँ पे निकालना है। तो सेल्सियस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है सेल्सियस का CY5 इज इक्वल टू F-32/9। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CY5 फ़ारेनहाइट कितना है हमारा? 14। ठीक, 14 - 32/9 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ क्या करेंगे हम? C का मान कितना आ जाएगा? -18 × 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 9 हो जाएगा, काट पीट कर देंगे हम। तो काट पीट के मचाने के बाद कितना हो जाएगा? C बराबर -10 इसका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान, ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान, ठीक है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं डिग्री में कितना होता है। तो दोस्तों डिग्री सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट में देख लेते हैं, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में होता है मनुष्य के शरीर का तापमान था 98.6 F फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं केल्विन में कितना होता है। तो केल्विन में 300, केल्विन में कितना होता है दोस्तों? 310 केल्विन होता है। कितना? 310 केल्विन होता है दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? दोस्तों लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो उसका आकार जो होता है दोस्तों गोलाकार होता है। कैसा होता है? लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों प्लीहा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लीहा को आरसीबी का कब्रगाह या ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लड बैंक। क्या कहा जाता है? आरसीबी का, आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? इसका जीवन काल कितना होता है? काल जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है दोस्तों, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक अधिक सहज महसूस सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस क्या करते हैं? तो दोस्तों सहज महसूस हम क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि हम सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं सूर्य की गर्मी का सबसे अधिक अवशोषण करते हैं, इसीलिए हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। इसलिए हम सर्दियों के मौसम में अधिक काले रंग के कपड़ों का अधिक सहज महसूस करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के कुछ प्रमुख उदाहरण होता है, जो कौन से ग्रीन हाउस उदाहरण होते हैं। दोस्तों CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, ये भी हमारा CH4 मीथेन भी हमारा ग्रीन हाउस ही गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O ये भी हमारा ग्रीन हाउस ही गैस है। ठीक है दोस्तों। एक होता है हमारा ओजोन, O3 जो होता है हमारा, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और एक जलवाष्प, क्या होता है? जल वाष्प H2O, ये भी हमारे ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें गहरे तथा हल्के रंग बंधे होते हैं? किसमें गहरे तथा हल्के रंग बंधे होते हैं? तो धारीदार पेशी में दोस्तों गहरे और हल्के रंग बंधे होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में डैश होते हैं। दोस्तों घंटियां जो होती है वो धातु के बने होते हैं क्योंकि प्रकृति में क्या होता है? ध्वनिक होती है। ध्वनिक होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घंटियां जो होती है हमारे धातु के बने होते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक में ध्वनिक होती है। घंटक धातु होता है दोस्तों, तो कॉपर और टीन मिश्र धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? किसके बने होते हैं? कॉपर और टीन। कॉपर और टीन के मिश्र धातु के बने होते हैं। कॉपर और मिश्र के टीन धातु के बने होते हैं। जो उस दो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये धातु जो होते हैं हमारे उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।